टॉपिक 48 देखते हैं लूसेंट का। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी के जो है संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। और ये स्थापना कब हुआ था? तो 1784 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1815 में, और ये राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वेदांत कॉलेज जो है 1825 में इसकी स्थापना हुआ था और राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। युवा बंगाल आंदोलन जो है 1826 ईस्वी में हुआ था। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुई बिबियन डेरेजियो के द्वारा स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक थे। ब्रह्म समाज जो है 1828 में राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज का 1828 में राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। हिंदू धर्म सभा 1830 में राधा कांत देव के द्वारा किया गया था। हिंदू धर्म सभा जो है 1830 में राधाकांत देव के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना जो 1838 में होता है द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में हुआ था देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा के स्थापना जो 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। परमहंस मंडली जो है 1849 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। रहनुमाई मजदायान सभा जो है 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बालिका विद्यालय जो है 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है 1851 में राजेंद्र लाल और राधाकांत देव के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग आगरा जो है 1861 में शिवदयाल साहब के द्वारा। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी जो है 1863 में अब्दुल लतीफ के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। वेद समाज 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू मद्रास में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पुणे सार्वजनिक सभा 1867 में एम.जी. रानाडे के द्वारा। और यही थे गोपाल कृष्ण गोखले के क्या है तो राजनीतिक गुरु थे और आध्यात्मिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के क्या थे तो राजनीतिक गुरु थे। प्रार्थना समाज जो है 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि। प्रार्थना समाज जो 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि के माध्यम से किया गया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस लंदन में। सत्यशोधक समाज जो है 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। सनातन धर्म रक्षणी सभा जो कलकत्ता में हुआ था 1873 में। किसने किया था पता नहीं, यहाँ पर नहीं दिया गया है। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी जो 1875 में मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी जो 1875 में मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा।
इंडियन एसोसिएशन 1876 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में भूमिश चंद्र बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1885 में ईवो हुम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ईवो हुम के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी। देव समाज जो है लाहौर में 1887 में पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा। बेलूर मठ जो है 1887 में स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है 1887 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। भारत धर्म महामंडल जो है 1887 में पंडित दीनदयालु शर्मा के द्वारा। शारदा सदन 1889 में रमाबाई के द्वारा। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अभिनव भारत संस्था जो है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग जो है 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। अनुशीलन समिति जो है 1907 में श्री बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। सोशल सर्विस लीग जो है 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। विश्व भारती 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी जो है 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा। हिंदू महासभा जो है 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। हिंदू महासभा जो है 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था स्थापना। होम रूल लीग जो है 1916 में हुआ था स्थापना तिलकर एनी बेसेंट के द्वारा। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 में अल्ली बंधु के द्वारा। दो भाई थे, इनके द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में एम एन रॉय ताशकंद में किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एन एम जोशी और अध्यक्ष लाला लाजपत राय के द्वारा। स्वराज पार्टी जो है 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का 1923 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो 1924 में हुआ था। 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो 1924 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा। नौजवान सभा जो है 1926 में भगत सिंह और छबीलदास और यशपाल के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1928 में भगत सिंह के द्वारा। खुदाई खिदमतकार जो है 1929 में अब्दुल गफार खां के द्वारा। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जो है 1936 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। आजाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ। ये संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी
फ्रांसीसी, ग्रीक, हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। पूछेगा सवाल कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के गांव में हुआ था। राधानगर एक नामक बंगाल के गांव में हुआ था। जो संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक, हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य और पटना में कुरान, अरबी एवं फारसी की भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य एवं पटना में कुरान, अरबी एवं फारसी भाषा का अध्ययन किया था। सवाल पूछेगा कि कहाँ पर वे जो है संस्कृत साहित्य और कहाँ पर वे कुरान की भाषा का अध्ययन किए थे? तो वाराणसी में संस्कृत साहित्य का, पटना में कुरान का, अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इक्केश्वर वादियों को उपहार, इक्केश्वर वादियों का उपहार जो है गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट लिखी। तो पूछेगा कि उन्होंने 1809 में कौन सी भाषा में कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? 1809 में फारसी भाषा में प्रसिद्ध पुस्तक इक्केश्वर वादियों को उपहार यानी गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और ईश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिया उन्होंने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक प्रकाशित की। पूछेगा कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक किसने प्रकाशित की और कब की? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1820 में, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। जिसमें जो है उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की अलग करने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि ब्रह्म समाज जो है धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। सवाल पूछेगा कि किसने जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की? किसने जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो आपका महर्षि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। सवाल पूछेगा कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया। पूछेगा कि किसने जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया? तो श्री केशव चंद्र सेन ने। फिर से पूछेगा श्री केशव चंद्र सेन ने कौन से समाज की स्थापना किया था? तो भारतीय ब्रह्म समाज की। और उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और उनके पश्चात क्या हुई? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। किनके पश्चात? तो भारतीय ब्रह्म समाज के पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई। सवाल पूछेगा कि 1817 में किस कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा और कहाँ की गई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। सवाल पूछेगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की? तो डेविड हेयर ने की। कब की? तो 1817 ईस्वी में की। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। तो सवाल पूछेगा कि किन्होंने जो है एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया? तो राजा राम मोहन के द्वारा। कब किया गया था? 1822 ईस्वी में। 1825 में ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। सवाल पूछेगा कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1825 ईस्वी में की। सवाल पूछेगा कि 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किस कॉलेज की स्थापना की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। तो सवाल पूछेगा कि किस समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल की नींव डाली? तो ब्रह्म समाज ने। फिर से सवाल पूछेगा कि किस समाज ने सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली? तो ब्रह्म समाज ने डाली। सवाल पूछेगा कि ब्रह्म बालिका स्कूल की नींव किसने डाली? तो ब्रह्म समाज ने डाली। फिर पूछेगा सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव किसने डाली? तो ब्रह्म समाज ने डाली।
राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। राजा राम मोहन राय के अनुसार जो है हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषदों में निहित है। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो है एक एंग्लो इंडियन हेनरी बिबियन डेरेजियो के द्वारा किया गया। बिलिमय लिखा है, गलत लिखा है, बिबियन डेरेजियो के द्वारा किया गया था। जवान यानी युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो है एक एंग्लो इंडियन हेनरी बिबियन डेरेजियो ने किया। सवाल पूछेगा कि युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी बिबियन डेरेजियो ने किया था। सवाल पूछेगा कि हेनरी बिबियन डेरेजियो ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन का। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। सवाल पूछेगा कि किसके विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय के विचारों को। सवाल पूछेगा कि राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार करने के लिए किसने जो है 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। फिर से सवाल पूछेगा कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कब जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? 1839 में। फिर से सवाल पूछेगा कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में किस सभा की स्थापना की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इस तरह से सवाल इतने सारे एक लाइन से बने। तत्वबोधिनी सभा में उसके मुखपत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। तत्वबोधिनी सभा जो है उसके मुखपत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। सवाल पूछेगा कि हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में किसने कलकत्ता में की थी? तो राधाकांत देव ने। फिर से सवाल पूछेगा हिंदू धर्म सभा की स्थापना कब जो है राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी? तो 1830 में। फिर से पूछेगा 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में किसकी स्थापना की थी? तो हिंदू धर्म सभा की स्थापना किए थे। फिर से सवाल पूछेगा हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी। तो इस तरह से सवाल बनते हैं। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरेजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। इस संगठन का स्थापना का मुख्य रूप से जो है राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरेजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। तो किसका किया गया था? तो हिंदू धर्म सभा की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा। कहाँ? तो कलकत्ता में। और ये जो संगठन था इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरेजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों से जो है मुकाबला करने के लिए किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 इनका समय काल है। एवं कुड्डुकुरी वीरेशलिंगम 1848 से 1919 इनका समय काल है। ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। सवाल पूछेगा कि विधवा विवाह को प्रोत्साहित किसके द्वारा किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा और कुड्डुकुरी वीरेशलिंगम के द्वारा। हमारे देश को उन जातियों में पहला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में हुआ। सवाल पूछेगा कि किसकी देखरेख में जो है उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को मतलब हुआ था और उनके देखरेख में हुआ था, उनकी प्रेरणा से और उनके देखरेख में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में कब जो है उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ था? तो 7 दिसंबर 1856 को। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। क्या हुआ था? तो उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है कलकत्ता में क्या थे? तो संस्कृत कॉलेज के क्या थे? तो प्राचार्य थे। नोट, जेईडी बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में की। जेईडी बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में की। सवाल पूछेगा कि जेईडी बेथुन ने किस स्कूल की स्थापना की थी और कब की थी और कहाँ की थी? तो किसने की थी? तो बेथुन स्कूल की स्थापना की थी। किसने? तो जेईडी बेथुन ने। कब की थी? तो 1849 में की थी। कहाँ की थी?
तो कलकत्ता में की थी। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक एक ईश्वर को मानने में तथा जातीय नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली का संस्थापक कौन है? संस्थापक जो है एक ईश्वर को मानने में तथा जातीय नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, कथन है बाल गंगाधर तिलक का। सवाल पूछेगा कि किसका कथन है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक का। दयानंद का बचपन का मूल शंकर था। किसका नाम जो है बचपन का मूल शंकर था? तो दयानंद का। दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में होता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। पूछेगा कि 1874 ईस्वी में दयानंद ने किसकी रचना की थी और किस भाषा में? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी हिंदी भाषा में। पूछेगा सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की गई थी और किसके द्वारा? तो कब की गई थी? तो 1874 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य जो है ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे। स्वामी रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद थे जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद थे जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान युग, कर्मयुग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। नोट: स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। पूछेगा कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद को सवाल ऐसे बनता है। महादेव गोविंद रानडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। महादेव गोविंद रानडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। सवाल पूछेगा किसने जो 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की? तो महादेव गोविंद रानडे ने। पूछेगा महादेव गोविंद रानडे ने कब जो है राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की? तो 1887 में। फिर से सवाल पूछेगा महादेव गोविंद रानडे ने 1887 में किस समाज सुधार समिति की स्थापना की? तो राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1995 ईस्वी तक राष्ट्रीय सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद इसी पंडाल में होता था। 1887 से 1857 से मतलब 87 से 1887 से 1895 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद जो है उसी पंडाल में होता था। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। 1861 ईस्वी में आगरा में शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। उनके समर्थकों ने दयालबाग में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयालबाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय जो है सर सैयद अहमद खां को है। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसको है? तो सर सैयद अहमद खान को है। और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु है। और उनका अलीगढ़ आंदोलन जो इसका केंद्र बिंदु रहा है।
सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे। टॉपिक 49, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं के बारे में आज पढ़ेंगे लुसेंट में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं। आंदोलन एवं घटनाएं, वार संबंधित विषय एवं व्यक्ति, संबंधित विषय एवं व्यक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में ए.ओ. हुम बम्बई में हुआ था। ए.ओ. हुम जो है संबंधित जो है बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन है। 1905 में जो है बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था ये बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ढाका, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ढाका। कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में, कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम एवं गरम दल में विभाजित, नरम एवं गरम दल में विभाजित। सूरत फोर्ट, यानी कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ तो 1907 में। नरम और गरम दल जो है कांग्रेस के दो दल थे, नरम और गरम दल, यानी कि नरम दल उदारवादी और गरम दल जो उग्रवादी कहा जाता था। तो इन दोनों में फूट हो गया, कहाँ तो सूरत अधिवेशन जो हो रहा था तो सूरत में ही फूट हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट इसके संस्थापक थे, तिलक और एनी बेसेंट इसके संस्थापक थे। किसके तो होम रूल आंदोलन के। अभी कब हुआ था 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो है, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो है दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। तो क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ अधिवेशन, और कि ये जब हुआ था दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट, जिसको लखनऊ अधिवेशन में बोला जाता है। और दिसंबर 1916 में हुआ तो उसमें क्या हुआ कि सूरत में जो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, उसमें 1907 में क्या होता है कि गरम दल और नरम दल जो है दो भागों में बट गया, यानी कि नरम दल यानी उदारवादी दल और गरम दल यानी उग्रवादी दल कहा जाता था। तो इन दोनों में जो है ना इनकी विचारधाराओं को लेकर जो है क्या हुआ कि फूट पड़ गया, मतलब ये दोनों विचारधाराओं को लेकर सहमति नहीं बन पाई और ये दोनों जो है सूरत अधिवेशन में क्या हुआ कि अलग हो गए, यानी कि कांग्रेस में विभाजन हो गया दो दलों में, नरम दल और गरम दलों में। और दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि गरम दल और नरम दल यानी कांग्रेस के दो दल जो था पहले, वो दल फिर से वापस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिल जाता है कांग्रेस में। उसके बाद इसी में जो है मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है और मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस में जो शामिल हो जाती है लखनऊ अधिवेशन में ही। और इसके अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन के, तो अंबिका चरण मजूमदार जी थे। मंटेग्यू घोषणा, मंटेग्यू घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को हुआ था। मंटेग्यू घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड मंटेग्यू की घोषणा, भारत मंत्री लॉर्ड मंटेग्यू की घोषणा हुई थी। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को हुआ था। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट होता है, जिसको काला कानून कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जिसके अंतर्गत क्या था कि किसी भी व्यक्ति पर जो है संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ये नहीं कि बस कोई भी व्यक्ति है उस पर जांच हो, पड़ताल हो, उसके बाद सबूत मिले उसके बाद उसको गिरफ्तार किया, ऐसा नहीं था। बिना संदेह के ही, मतलब संदेह के ही हाँ ये व्यक्ति कर सकता है, भले वो किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन संदेह के आधार पर ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए इस कानून को जो है काला कानून कहा गया और ये रॉलेट एक्ट जो है इसका इसी का नाम है। और ये 19 मार्च 1919 से लागू हुआ था, पारित हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, अब देखिए कि रॉलेट एक्ट का जालियांवाला बाग से संबंध किस तरह है। और इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, सभा हुई थी और ये सभा 13 अप्रैल 1919 को हो रही थी। और क्या होता है कि सभा हो रही थी रॉलेट एक्ट को लेकर, तब तक क्या होता है कि ये बात जो है इसको
जनरल डायर, ये जो जनरल डायर है अमृतसर, ये जनरल डायर नहीं बल्कि जनरल REH डायर है, जनरल REH डायर है। और ये सवाल जो है BPSC में पूछा गया है, 69वीं BPSC हो या 70वीं हो चाहे 71वीं, इसमें ये सवाल पूछा गया है। और बहुत सारे लोगों ने गलत माना है, क्योंकि यहाँ भी जनरल डायर ही दिया है, इसके पीछे मैंने पढ़ाया वहाँ पर जनरल REH डायर दिया है और ये अपडेट किया है इसलिए जनरल REH डायर है, नहीं तो पहले भी इसमें जनरल डायर ही था। तो जो एग्जामिनर है वो सारे सोर्सों को देखते हैं कि कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या हुआ कि मतलब बड़े बड़े कोचिंगों में उनको थोड़ा बहुत शायद देखते हैं या नहीं देखते, मैंने नहीं जाता लेकिन लगता है कि देखते हैं। तो ये जो है शुरू से ही बचपन से ही जनरल डायर जनरल डायर जनरल डायर, जहाँ भी हो बात जनरल डायर ही लोग मानते हैं कि जनरल डायर के द्वारा किया गया था। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कौन था, किसने मतलब करवाया था गोलियाँ, मतलब किसने चलवाई थी, इस तरह के साथ कुछ सवाल था। तो उसमें ऑप्शन दिया था जनरल डायर, दूसरा ऑप्शन था शायद ऐसा ही ऑप्शन था कि जनरल REH डायर, उसके बाद जनरल माइकल ओ डायर, एक और कोई ऑप्शन था ऐसे। तो सबको लगा कि जनरल REH डायर तो कोई पढ़ा नहीं था, जनरल REH डायर वही पढ़ा होगा जो ऑथेंटिक बुक पढ़ा होगा, जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ा होगा हाई लेवल का, तो वो पढ़ा होगा। हो सकता है वो भी पढ़ा होगा लेकिन कन्फ्यूजन में जो है जनरल डायर मार दिया होगा। कई बार होता है कि पढ़ने के बावजूद भी जाके एग्जाम में इंसान गलत कर देता है कन्फ्यूजन में, कि शुरू से जनरल डायर सुना है और ऑप्शन में भी जनरल डायर है, तो ये सोचकर वो मार देता है। लेकिन इसका आंसर जो था जनरल REH डायर था। बहुत सारे लोगों ने जनरल डायर मार कर आए थे, वो जो है गलत, आपका जनरल डायर गलत आंसर था। आयोग को पता था कि बहुत सारे लोग गलत करेंगे, तो आंसर यहाँ पर REH डायर था, जनरल REH डायर। तो वही जो है ये भाई साहब को पता चला, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये हरामी, बहुत ही हरामी टाइप का था। इसने बिना किसी जांच पड़ताल के ही क्या किया कि पूरे जालियांवाला बाग को घेरवा लिया और बिना कुछ सोचे समझे जो है गोलियां चलवा दी, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, बड़े बूढ़े जवान महिलाएं हर तरह के लोग थे, जितने भी लोग थे वो मारे गए। तो यही जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी। तो जो है इसको जो आगे चलकर जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर हत्याकांड हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि इससे संबंधित जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जनरल REH डायर है। और ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। और उधम सिंह जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उधम सिंह जो है लंदन में जाकर मारे थे, तो वो जो मारे थे जनरल माइकल ओ डायर जो था, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था शायद, हाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो उसको जो है जाकर वो बदला लेने के लिए गए थे भारत से लंदन में, 1940 के बाद गए थे शायद, 1940 या मतलब 30 के बाद, ऐसा ही कुछ 1930 के बाद या 1940, इसी करीब डेट हमको याद नहीं आ रहा है, जब आएगा तो बता देंगे। तो ये गए थे, इतना जानिए कि वो उधम सिंह जो है यहाँ से भारत से लंदन गए, वहाँ पर जाकर मारे थे। तो जिसको मारे थे लंदन में वो जनरल माइकल ओ डायर था और वो भारत में उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और जो ये जो गोली चलवाया था वो जनरल REH डायर था। और इस व्यक्ति के जो है इस व्यक्ति की जो मृत्यु पहले ही हो गई थी, जनरल REH डायर की जो मृत्यु पहले ही हो गई थी। तो सेम नाम के व्यक्ति थे, तो क्या हुआ कि उन्हें जो वही समझ कर जो है उनको गोली मार दिए थे उधम सिंह। तो वो जो मरा था वो जनरल REH डायर नहीं था बल्कि जो जनरल माइकल ओ डायर था। और वो जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, गवर्नर सही गवर्नर या गवर्नर जनरल था। तो याद रखिए इससे बड़े पोस्ट पर था वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 को शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है 1919 को शौकत अली और मोहम्मद अली यानी दो अली बंधु के द्वारा किया गया था। और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है तुर्की में जो खलीफा का पद होता था उस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो उसी के विरुद्ध में जो है इंडिया के जो मुसलमान थे अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिए। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित जो 28 मई 1920 को हुई थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 28 मई 1920 को, जो जालियांवाला बाग से संबंधित है, यानी जालियांवाला बाग की जांच से संबंधित है। कौन? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट, और ये प्रकाशित हुई थी 28 मई 1920 को।
कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है दिसंबर 1920 को हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ जो है 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू कर दिया गया। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो है दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का क्या होता है, प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन का आरंभ जो है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू कर दिया गया। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को होता है। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को होता है और ये होता है गोरखपुर जिले में, यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ये जो है 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड होता है। तो इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इस घटना के बाद क्या होता है कि असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया। इसमें होता है क्या कि चौरी चौरा में, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद जो है आपका स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है अक्टूबर 1924 में होता है। कब होता है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में होता है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। और ये सब जो है स्वराज पार्टी हुआ या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ, इसका पीछे कारण है कि जब असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया गया तो बहुत सारे लोगों को जो है ना अच्छा नहीं लगा कि ये जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी को जो है स्थगित नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के बारे में कहा कि ये सही जब लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं तो फिर स्थगित करने से फायदा क्या था, बहुत सारी बातें की गई थी। लेकिन उसके पीछे कारण था कि महात्मा गांधी बहुत दूरदृष्टि और बहुत दूर के सोच वाले थे। तो उसके पीछे कारण कहा था कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था, चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले में हुआ था। तो क्या हुआ था कि गोरखपुर जिले में जब जिस दिन घटना हुआ उस दिन जो है आपका सभा हो रही थी, मतलब सभा गुजर रही थी। तो पुलिस वाले के द्वारा मतलब कुछ किया गया, कुछ बातें कुछ चीज़ें की गई। तो उसके बाद से उसके विरोध में जो है फायरिंग वायरिंग हुआ। तो उसी के विरोध में लोग क्या हुआ कि गुस्सा आ गए, और गुस्सा आने के बाद क्या हुआ कि गुस्सा आने को उग्र हो गई भीड़, और उग्र भीड़ ने क्या हुआ पुलिस पर इन लोगों पर क्या हुआ कि हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद क्या हुआ कि पुलिस वाले जान बचाने के लिए जो है अपना पुलिस थाने के अंदर जो है ना नहीं होता है कि जाकर बंद कर दिए, और फिर जो गेट बंद कर दिया अंदर मतलब बंद कर लिए अपने आप को। तो गुस्साई भीड़ क्या कि चारों तरफ से पुलिस को जो है ना जला दे उसी में, ठीक है, पुलिस वाले उसी में जल गए। तो ये बात जो है महात्मा गांधी को पता चली। तो इससे जो है महात्मा गांधी क्या हुआ कि हिंसा हो गई, और वो अहिंसा के साथ यानी शांति के साथ आंदोलन करना चाहते थे। इसके कारण जो है वो चौरी चौरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन स्थगित इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों को तो ये बात पता चली गई ही, और उसके बाद अंग्रेज़ क्या करेंगे, जितने भी आंदोलन जहाँ जहाँ हो रहा था वो मतलब बेरुखी से और बिना किसी झिझक के मतलब पूरी तरह से क्या करते, पकड़ते, काला पानी की सजा देते, फांसी पर लटकाते, लाठीचार्ज करते। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना लोग हताहत होते हैं, उससे क्या होता आंदोलन जो है छिन भिन हो जाती। और इससे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में एक सोच जाती कि कितना भी कुछ कीजिए, आंदोलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो है देश आज़ाद नहीं हो सकता है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। लोगों के मन में एक भय बढ़ जाता कि ये आंदोलन करने से कुछ होने वाला है नहीं। तो आगे आने वाले समय में जो भी लोग होंगे आंदोलन में, जो भी आगे आंदोलन होगा उसमें लोग शामिल नहीं होंगे। इस सोच के चलते जो गांधी जी अपने लोगों को, भारतीय लोगों को जो बचाना चाहते थे, ताकि लोगों के अंदर एक विश्वास जो जगी है वो विश्वास कहीं जो है टूट ना जाए। और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो है अपनी जनता को, अपने लोगों को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के निर्दयपूर्ण क्या करते हैं, अंग्रेज निर्दयपूर्वक दमन करते हैं, बड़ी बेरहमी से लोगों को मारते हैं। इसलिए गांधी जी अपने लोगों को बचाने के लिए जो है ये आंदोलन को स्थगित कर दी है। और ये बात जो है ये बाकी लोग समझ नहीं पाए कि अंग्रेज़ क्या करते हैं। अगर आंदोलन चलता तो अंग्रेज़ बहुत बुरी तरह से भारतीयों को मारते हैं, बहुत बुरी तरह से, पता नहीं क्या करते हैं। और क्योंकि अंग्रेज़ों को क्या फ़र्क पड़ता है, इंडियन है, इतने सारे लोगों को फांसी पे चढ़ा दिए, इतिहास में बहुत सारे
किताबें हैं जिनमें बहुत सारी बातें लिखी गई है। हर क्षेत्र में हर जगह पर इन्होंने पूरे मतलब तबाही मचाई थी, लूट पाट खसोट फुट डालो राज करो, पूरे रजवाड़ों को समाप्त कर दिए। तो इस तरह से बातें जो है, यही कारण था कि उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिए। उसके बाद से उसी के विरोध में जो है ये स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और उसी के विरोध में जो है एक क्रांतिकारी दल जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा और भारतीय क्रांतिकारी यानी युवा क्रांतिकारियों के द्वारा की जाती है कि अब शांति से जो है विरोध प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, हमें हथियारों से लड़ने की ज़रूरत है, हमें आमना सामना करने की ज़रूरत है, इनके शस्त्र के द्वारा अंग्रेज़ों को ही भगाया जा सकता है। तो इसी के विरुद्ध में जो है ये जितने भी आगे चलकर जो है आपका क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं तो इसी के कारण से होते हैं, क्योंकि जो भी भारतीय युवा क्रांतिकारी थे उनको मतलब लगने लगा क्योंकि ये जो है दुनिया के और भी देशों में जो भी क्रांतिकारियाँ हो रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, चाहे रूस में हो, चाहे आपका फ्रांस की क्रांति हो, चाहे दुनिया के किसी और क्षेत्र में क्रांति हो, उसको देख रहे थे। और उसको ये देख कर इन्हें ये लग रहा था कि क्रांतिकारी जो है अहिंसा के द्वारा यानी कि शांति के द्वारा और शांति आंदोलन के द्वारा नहीं मतलब अपने देश को आज़ाद नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए वे लोग जो है हिंसा के द्वारा यानी कि खून के बदले खून, हथियारों के द्वारा ये अंग्रेज़ों से क्या करना चाहते थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इसलिए ये जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ और क्रांतिकारी जो है सम्मेलन एसोसिएशन की स्थापना शुरू हो गई और क्रांतिकारी घटनाएं आगे चलकर बढ़नी शुरू हो गई। तो उसी में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 अक्टूबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का उसके बाद भारत आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का क्या होता है कि भारत आगमन होता है और इसमें जो है भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार होता है। और क्या होता है कि भारत में जो साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है तो 3 फरवरी 1928 को जो है लाला लाजपत राय जो है और ये सारे लोग मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, भारतीय मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी विरोध में जो है क्या हुआ कि लाठी प्रहार किया गया और जो है लाला लाजपत राय के सर पर जो सैंडर्स करके कोई था उसने जो है इनके सर पर लाठी का प्रहार किया, जिसके कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु होने के बाद जो भारतीय युवा क्रांतिकारी थे गुस्सा हो जाते हैं और वही सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, जिसमें भगत सिंह थे और भी लोग थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाठी प्रहार किया, आगे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 को आया था। नेहरू रिपोर्ट 8 अगस्त 1928 में पास हुआ था नेहरू रिपोर्ट। और इसके जो है पंडित मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेहरू रिपोर्ट के अगस्त 1928 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और ये हुई थी कि अंग्रेज जो आए थे तो इनका जो है कहना यह था, भारतीयों को चुनौती दिया था कि एक भारतीय जो है अपने देश के लिए ही, अपने समाज के लिए ही ये लोग अच्छा संविधान नहीं बना सकते हैं, अच्छा नियम कानून नहीं बना सकते हैं। तो इस बात को जो है कांग्रेस जो समिति थी ये स्वीकार कर रही है, भारतीय स्वीकार किए और वही रिपोर्ट जो है बनाए और रिपोर्ट बनाकर वो जो है ना अंग्रेजों को समक्ष प्रस्तुत किए थे। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है अगस्त 1928 को ये हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन थे, पंडित मोतीलाल नेहरू। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1928 में हुआ था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1928 में हुआ था और ये जो है गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, जिसमें जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना था। जिसमें जो क्या होता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है ब्रिटिश असेंबली में बम फेंके थे। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 को हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था।
स्वाधीनता दिवस की घोषणा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है 2 जनवरी 1930 को हुआ था, 2 जनवरी 1930 को हुआ था स्वाधीनता दिवस की घोषणा। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह जो है, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1930 तक जो नमक सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से, महात्मा गांधी के द्वारा क्या होता है कि साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, यानी कि साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचे अपने 78 समर्थकों के साथ और जाकर वहाँ पर क्या किया कि नमक कानून का उल्लंघन किए नमक बनाकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 6 अप्रैल 1930 को होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी। तो कौन? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं ली थी। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता जो है 4 मार्च 1931 को होता है। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन का मध्य, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन का मध्य संपन्न हुआ तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई। यानी कि महात्मा गांधी और वायसराय इरविन का मध्य जो है समझौता होता है, उसके बाद क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित करने की घोषणा हो जाती है। तो यही जो है गांधी इरविन समझौता जो 4 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि गांधी इरविन समझौता के बाद जो है गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं। उसके बाद द्वितीय सम्मेलन जो होता है गोलमेज सम्मेलन, इसमें भाग लेने के लिए कहाँ गए? लंदन गए। 7 सितंबर 1931 को होता है। तो गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिए। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को होता है। 16 अगस्त 1932 को होता है। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में भाग लेते हैं और वहाँ पर जो है वह सांप्रदायिक पंचायत यानी कि भारत को जो है अलग अलग संप्रदायों में बांटने के लिए और अलग अलग संप्रदायों को जो है वहाँ पर जो है ना क्या बोलते हैं निर्वाचन को लेकर जो है गांधी जी से असहमति हो गई और गांधी जी क्या हुआ कि वहाँ से कांग्रेस से वहाँ से लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पर ये और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो असफल रहा। उसके बाद जो है ये मैकडोनाल्ड जो था प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, लंदन ब्रिटेन का, इसने जो है भारत को बांटने के लिए सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड जो है शुरू किया और 16 अगस्त 1932 को हुआ था। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, किसको? तो भारतीयों को अलग अलग, जैसे सिखों को अलग, मुस्लिमों को अलग, हिंदुओं को अलग, फिर से अम्बेडकर जैसे SC ST जो भी हैं आज के इन अनुसूचित जनजातियों को भी अलग अलग प्रतिनिधित्व देकर देश को तोड़ने की बात थी। तो गांधी जी समझ गए कि ये देश तोड़ने की बात है, तो वहीं वहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए। उसके बाद कम्युनल अवार्ड की ये सांप्रदायिक पंचायत की करता है कौन? मैकडोनाल्ड प्रतिनिधित्व करता है 16 अगस्त 1932। उसके बाद क्या होता है कि पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल, पूना पैक्ट जो होता है उसके बाद यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को होता है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। उसके बाद क्या होता है कि पूना पैक्ट होता है यरवदा सेंट्रल जेल में, किसके बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता होता है। कब होता है? तो 24 सितंबर 1932 को होता है, जिसके तहत क्या होता है कि सांप्रदायिक पंचायत में जो है ये जो शुरू किया था मैकडोनाल्ड ने, इसमें क्या होता है कि सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में, यानी कि जो भी दलित हैं SC ST है उनको जो है प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाता है। ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो मैकडोनाल्ड के द्वारा शुरू किया गया था उसको समाप्त कर उनके लिए क्या किया गया कि 71 के बदले, यानी कि 71 सीटों के बदले 71 स्थान के बदले जो है 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। ये महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कि आप 71 के बदले नहीं बल्कि 148 स्थान आपको दिया जाता है। तो ये पैक्ट हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड में भाग लिया था, बाकी किसी में भाग नहीं लिया था।
तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन जो है मई 1934 में होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तब मई 1934 में होता है। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस जोशी के द्वारा। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस जोशी के द्वारा किसका होता है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 1 मई 1939 को होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब होता है? तो 1 मई 1939 को होता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होता है किसका? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है कब? 1 मई 1939 को। मुक्ति दिवस जो है, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को होता है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को होता है। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। मुक्ति दिवस जो 22 दिसंबर 1939 को होता है। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। इसके पीछे कारण क्या होता है कि सेकंड वर्ल्ड वार चालू हो जाता है, और सेकंड वर्ल्ड वार चालू होने के बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश थे ये क्या करते हैं, बिना भारतीयों से मतलब इजाज़त के, बिना भारतीयों के सहयोग से जो है क्या करते हैं कि ये भारतीय सैनिकों को जो है सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल करने के बाद शुरू कर देते हैं, मतलब शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि कांग्रेस जो है नाराज़ होती है कि कांग्रेस मतलब इसका विरोध करती है कि भारतीयों का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अंग्रेज लड़ रहे हैं, अमेरिकी लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, भारतीय तो है नहीं, भारतीयों से तो इस युद्ध से कोई लेना देना है नहीं। वर्ल्ड वार जो हो रहा है वो तो भारतीय इसमें है ही नहीं, भारतीयों की लड़ाई है ही नहीं, तो भारतीय अंग्रेजों का साथ क्यों दे? तो इसलिए इस बात पर जो है कांग्रेस ने अंग्रेजों का विरोध किया, और विरोध स्वरूप क्या होता है कि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, मतलब पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिए। त्यागपत्र देने के बाद जो है इसको मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। यानी कि मुस्लिम जो होता है ये खुश हो जाते हैं कि कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल का त्याग कर दिया। ये देखिए कितने हरामी थे, ये इनको खुशी हो रही थी। एक तरफ जो वर्ल्ड वार में भारतीयों को कुछ लेना देना था ही नहीं, और उसमें जो भारतीयों को शामिल किया जा रहा था, तो इसका विरोध तो करना आम जाहिर सी बात है, तो मुस्लिम लीग को भी करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस विरोध करती है और त्याग पत्र देती है। त्याग पत्र देने के बाद ये मुस्लिम लीग वाले खुश हो जाते हैं और मुक्ति दिवस मनाते हैं। ये देखिए पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग जो है 24 मार्च 1940 को होता है। पाकिस्तान की मांग जो है 24 मार्च 1940 को होता है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान की मांग जो है 39 में मुक्ति दिवस मनाते हैं ये लोग खुश होकर, मुस्लिम लीग वाले। और उसके बाद 40 में क्या होता है, पाकिस्तान की मांग होती है कब? 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग होती है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। यानी कि लाहौर अधिवेशन होता है किसका? तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है 24 मार्च 1940 को, और वहाँ पर पाकिस्तान की मांग की जाती है। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है किसके द्वारा? 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त जो है 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा किया था। भारत छोड़ो आंदोलन या करो या मरो जो है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को होता है। शिमला में सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को। राजनीतिक दलों का सम्मेलन होता है, राजनीतिक जितने भी दल थे उन लोगों का सम्मेलन होता है कहाँ? तो शिमला में 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह जो होता है, नौसेना ने विद्रोह कर दिया 18 फरवरी 1946 को। नौसेना का विद्रोह हो जाता है 18 फरवरी 1946 को मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा। मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा जो है नौसेना का विद्रोह होता है 8 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, प्रधानमंत्री जो इटली था इसकी घोषणा शुरू होती है 15 मार्च 1946 को। 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन, यानी कि प्रधानमंत्री इटली की घोषणा करता है 15 मार्च 1946 को, जिसमें ये कहता है कि भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा का मतलब स्वतंत्र करने का आश्वासन देता है। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन आता है भारत में, कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन आगमन, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन होता है। किनका होता है कैबिनेट मिशन में? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स
एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है। अंतरिम सरकार की स्थापना जो है 2 सितंबर 1946 को होता है। 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार की स्थापना होती है, नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। नेहरू क्या बनते हैं? तो प्रधानमंत्री बनते हैं। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को होता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना होता है। और वायसराय जो है माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना अदा की। वायसराय जो है माउंटबेटन ने जो है भारत विभाजन की योजना रखते हैं कब? 3 जून 1947 को, जिसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति जो है 15 अगस्त 1947 को मिलती है। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को मिलती है भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारत जो है स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। भारतीय गणतंत्र की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल 1951 को 18 अप्रैल 1951 को क्या होता है कि भूदान आंदोलन होता है। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। इसकी शुरुआत जो है पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। यानी कि भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल 1951 में शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत जो है पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी। टॉपिक नंबर 50 लूसेंट का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे देखते हैं। वचन एवं नारे और नाम। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा। जय जवान जय किसान 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। जय जवान जय किसान 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जनगण मन अधिनायक जय दिया गया था। साम्राज्यवाद का नासो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय।
मुसलमान मूर्ख थे, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। क्रांति की धार तलवार में धार, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, भारत छोड़ो स्लोगन जो है महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार एक सहमत नहीं है, पर इतिहासकार एक सहमत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय जो मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ करने के लिए के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया, उन्होंने क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपाला स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि गोपाला स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था, क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था, और गांधी जी ने उसे स्वीकार कर लिया, और गांधी जी ने उसे स्वीकार कर लिया था।